Hello everyone, welcome back to Chiki Today. This is Sia Verma. So basically, it's the class third of modern Indian history. So ये जो क्वेश्चन से ये पार्ट है 40,000 MCQ सीरीज विच इज अवेलेबल ऑन जीके टुडे एप्लीकेशन एंड उसी कोर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड आज का जो टॉपिक है द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी इन इंडिया बेसिकली 17th सेंचुरी की यहाँ पे बात की जा रही है एंड ये ऑल क्वेश्चन एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से है जनरली PYQ से ही रिलेटेड है स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज which among the following was the first presidency of British East India Company in India? So British East India Company की पहली प्रेसिडेंसी कौन सी रही ऑप्शन में से इंडिया में? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी सूरत. सो सूरत बना था फर्स्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रेसिडेंसी इन इंडिया. सो जनरली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 में फाउंड किया गया था एंड आफ्टर दैट ये इंडिया पहुंचते हैं. उस टाइम पर जो क्वीन थी दैट इज एलिजाबेथ फर्स्ट, इन्होंने एक फरमान जारी किया 15 ईयर मोनोपोली दी ईस्टर्न ट्रेड के लिए ईस्टर्न इंडिया कंपनी को एंड फिर ये उस फरमान के साथ इंडिया पहुंचते हैं ट्रेडिंग करने के लिए एंड जब इंडिया आते हैं वहां पर ऑलरेडी एक अनदर यूरोपियन पावर ट्रेड कर रही थी दैट इज द पोर्तुगीज. सो पोर्तुगीज से काफी तगड़ा इन्हें कंपटीशन मिलता है एंड स्टार्टिंग के डेज में ईयर्स में यह स्ट्रगल करते हैं इंडिया में ट्रेडिंग के लिए बट एट लास्ट पुर्तगालीज को डिफीट कर कर यह सूरत कैप्चर करते हैं एंड सूरत में अपनी पहली प्रेसिडेंसी को स्टार्ट करते हैं. जनरली सबसे पहले जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से राजा जहांगीर दरबार में गया था दैट इज द कैप्टन हॉकिंस. 1609 में कैप्टन हॉकिंस गया था जहांगीर के पास ट्रेडिंग के लिए परमिशन लेने के लिए लेकिन जहांगीर ने तो मना कर दिया. देन उसके बाद पुर्तगालीज को हराया सूरत के बैटल में. आफ्टर दैट 1613 में इन्हें सूरत में फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने की परमिशन मिली एंड इन्होंने सूरत में स्टार्ट करा द प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. देन आगे जाकर जहांगीर के दरबार में इन्हीं के जनरल थे दैट इज थॉमस रॉ. वह बनते हैं द गवर्नर जनरल. सो बेसिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए प्रेसिडेंसी बनाए रखने के लिए दो लोगों का हाथ रहा था. कैप्टन हॉकिंस जस्ट वो सबसे पहले गए थे ब्रिटिश इंग्लिश मैन बनकर एंड सेकंड इज थॉमस रॉ. राइट. एंड सबसे पहले जब ये इंडिया आए थे तो बैंथम रीजन से ट्रेडिंग कर रहे थे इनिशियल ईयर्स में 1601 से 1603 में. अब इससे अलावा जो अदर क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि पहला इंग्लिश मैन जो इंडिया आया था ट्रेडिंग के पर्पज से एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी. सो बेसिकली पहला जो इंडिया में आया था दैट इज जॉन मिल्डन हॉल. जॉन मिल्डन हॉल ये पहला इंग्लिश मैन है जो ब्रिटेन से इंडिया में आया था ट्रेडिंग के लिए एंड लैंड रूट के थ्रू आया था. कब आया था? 1599 में एंड देन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी तो बनी जाती है. 15 ईयर मोनोपोली के साथ ये इंडिया आ जाते हैं. राइट. एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कि दैट इज कि इनको मैग्ना कार्टा टर्म एक न्यूज में रहता है जीके से रिलेटेड है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड है. जनरली फारूक शाह जो मुगल सम्राट था औरंगजेब के बाद के रूलर्स में से एक था द फारूक शाह. उन्होंने 1717 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्हें एक फरमान जारी किया था और उस फरमान के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सारे प्रिविलेज मिल गए. बेसिकली बंगाल में फ्री ट्रेडिंग की दिए और इसे कहा जाता है द मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. इस मिशन को किसने लेड किया था? जॉन सुरमान ने लेड किया था. राइट. सो ओवरऑल सूरत में इन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी स्टार्ट करी. देन आगे जाकर ये मछलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री ओपन करते हैं 1616 में. देन 1632 में इन्हें गोल्डन फरमान मिलता है एंड सो ऑन. राइट. सो बेसिकली ये क्वेश्चन 40,000 MCQ सीरीज से मैंने कवर किया है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो फ्रॉम विच प्रीवियस रूलर डिड अल्बुकुर्क कैप्चर गोवा? सो अल्बुकुर्क की बात की जा रही है. कौन था ये? इन्होंने गोवा कैप्चर किया. किससे किया? किस रूलर से किया? सो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में द अल्बुकुर्क बेसिकली पुर्तगाली था. सबसे पहले इंडिया जो आए थे दैट इज द यूरोपियन ट्रेडर पुर्तगाली वास्को डिगामा. सो सबसे पहले जो इंडिया आया था ट्रेडिंग के लिए दैट इज वास्को डिगामा. और वास्को डिगामा कब आया था? 1498 में आया था. राइट. सो बेसिकली लॉन्ग हिस्ट्री है
जनरली सिंपली आपको ध्यान रखना है कि 1498 में वास्को डी गामा आया था। इससे पहले कोलंबस इंडिया की सर्चिंग कर रहा था, लेकिन कोलंबस को इंडिया नहीं मिला, बट उसने कुछ और सर्च कर लिया, दैट इज द कैरेबियन आइलैंड। और कैरेबियन आइलैंड में जाकर उन्होंने वेस्ट इंडीज को डिस्कवर किया, द कोलंबस, राइट। सो इंडिया समझा उन्होंने वेस्ट इंडीज को, इसलिए नाम दे दिया वेस्ट इंडीज। एंड एट लास्ट वास्को डी गामा सक्सेसफुल होते हैं इंडिया की सर्चिंग के लिए। सो बेसिकली ये जो स्पाइसेस है, पेपर है, उसकी ट्रेडिंग के लिए इंडिया आए थे। एंड पोर्तुगीज के सेकंड गवर्नर थे दी अल्फांसो डी अल्बुकुर्क। इनसे पहले भी एक गवर्नर रह चुके हैं, दैट इज दी अल्मीडा। अल्मीडा को इसलिए ध्यान रखा जाता है बिकॉज एक ट्रीटी आई थी, दैट इज द ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसे कार्टर सिस्टम भी कहा जाता है। जनरली पुर्तगालीज जिस सी रूट से इंडिया आए थे, उस रूट पर इन्होंने मोनोपोली स्टार्ट कर ली थी अपनी। यहाँ पर जो भी आएगा उनको हमें टैक्स देना पड़ेगा। और यहाँ पर उस रूट पर, सी रूट पर ब्लू वाटर पॉलिसी को चलाया। एंड एल्मिडा ने स्टार्ट करा, लेकिन उसे लास्ट पॉइंट पर किसने लाया था? दी एल्बुकुर्क ने। एंड एट लास्ट जाकर आगे चलकर 1510 में यह गोवा को कैप्चर करते हैं बीजापुर रूलर से। 1509 में बैटल ऑफ दीप होता है, और इस प्रकार पोर्तुगीज स्टार्ट होते हैं एस्टेब्लिश होना इंडिया में, एंड ट्रेड को एनहांस करती है, राइट। एंड जो मेन मेन गवर्नर है पोर्टुगीज के इन इंडिया में, फर्स्ट ऑफ ऑल दी एल्मीडा, ये अपनी ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए जाने जाते हैं। देन सेकंड गवर्नर इज एल्बुकुर्क, इन्होंने गोवा को कैप्चर किया था बीजापुर के रूलर से 1510 में। एंड देन आगे चलकर एक अदर रूलर आते हैं, दैट इज नीनो दी कुनहा। नीनो दी कुनहा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन्होंने कोचिन से कैपिटल को शिफ्ट करके 1530 में गोवा को कैपिटल बनाया था। जनरली जब पोर्टुगीज आए थे 1503 में, इन्होंने कोचिन को अपना कैपिटल बनाया। देन आगे चलकर नीनो दी कुनहा, दी अनदर गवर्नर ऑफ पोर्टुगीज, 1530 में ये कोचिन से गोवा में शिफ्ट होते हैं, द कैपिटल ऑफ द पुर्तगालीज इन इंडिया। इसी के साथ जो प्रिंटिंग प्रेस है हमें किसने दी? पुर्तगालीज ने दी। गोवा में स्टार्ट की गई थी 1556 में। ओवरऑल गोवा को कैप्चर करने के लिए अल्बुकुर्क ने बैटल ऑफ बीजापुर, बीजापुर रूलर के साथ बैटल किया था एंड 1510 में कैप्चर किया था, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। In which year the Cape of Good Hope was discovered by Portuguese navigator Bartholomew Diaz. So Bartholomew Diaz केप ऑफ गुड होप को इन्होंने डिस्कवर किया था। बेसिकली यह निकले थे इंडिया को सर्च करने, लेकिन इंडिया तो इन्हें मिला नहीं। अफ्रीका का साउथर्न पॉइंट इन्होंने सर्च कर लिया, दैट इज द केप ऑफ गुड होप। और कब हुआ था? 1487 में। एंड इनके 10 साल बाद 1497 में वास्को डिगामा स्टार्ट करते हैं सेलिंग करना इंडिया को ढूंढने के लिए, एंड 1498 तक वह इंडिया पहुंच जाते हैं। सो सेम केप ऑफ गुड होप को डिस्कवर किया है बार्थोलोमियो डियाज ने 1487 में। आगे चलकर कोलंबस भी ट्राई करते हैं इंडिया को सर्च करने के लिए, बट कोलंबस को मिल जाता है कैरिबियन आइलैंड, और वेस्ट इंडीज को डिस्कवर कर देते हैं वो, और इसलिए उसका नाम वेस्ट इंडीज पड़ा, राइट। एंड जब फिर उसके बाद 1498 में वास्को डी गामा आते हैं, 3 मंथ ही वह यहाँ पर रहते हैं, देन वापस पोर्तुगीज लौट जाते हैं इंडिया से काफी सारा पैसा उठाकर ट्रेडिंग करके। एंड देन अगेन इंडिया में लौटते हैं वास्को डी गामा 1501 में। वास्को डी गामा की स्पेशलिटी यह थी कि ये केवल ट्रेडिंग कर पाए इंडिया में। कॉलोनियल रूल को स्टार्ट करने के लिए वास्को डिगामा का भी कोई रोल नहीं रहा था। काफी सारे इन्होंने बैटल यहाँ पर लड़े बिकॉज पुर्तगाली से पहले ऑलरेडी अरेबियन ट्रेडर्स इंडिया के साथ ट्रेडिंग कर रहे थे। सो अरेबियन ट्रेडर्स को हटाने में वास्को डिगामा का रोल रहा था, राइट। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो विच पोर्टुगीज वाइसराय फॉलो द ब्लू वाटर पॉलिसी इन इंडिया? सो ब्लू वाटर पॉलिसी अभी हमने डिस्कस करा, जिसे कार्टेज सिस्टम के नाम से जाना जाता है। एंड बेसिकली अफ्रीका के जो केप ऑफ गुड होप से घूमकर इंडियन ओशन में आए थे, वो जो रूट है उस रूट पर कैप्चर करने के लिए, अपना रूल स्टार्ट करने के लिए, मोनोपोली स्टार्ट करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी को लॉन्च किया था किसने? डी एल्मीडा।
सो एल्मिडा द गवर्नर था, पोर्टुगीज का पहला गवर्नर, एंड इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट करी सो दैट इंडियन ओशन में पोर्टुगीज की डोमिनेंस को एस्टेब्लिश किया जा सके। टेरिटोरियल कंट्रोल के लिए इंडिया में यह मेन ऑब्जेक्टिव था, और इसके लिए पोर्टुगीज ने इनिशियल डेज में काफी स्ट्रगल किया था अगेंस्ट अरेबियन मुगल रूल था उस टाइम पर, गुजरात सुल्तनेट एंड मेनी मोर। Let's move to the next one. So, in 1612, at which among the following places the British established their first factory in India? So, जहां पर अपनी प्रेसिडेंसी स्टार्ट करी वहां पर इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्टार्ट करी, एंड दैट इज आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सूरत। तो जब जहांगीर से इन्हें एट लास्ट परमिशन मिल जाती है ट्रेडिंग के लिए, सूरत में ये अपनी पहली फैक्ट्री स्टार्ट करते हैं जिसे ट्रेडिंग पोस्ट कहा गया। एंड आगे जाकर सूरत, अहमदाबाद, कैम्बे, गोगा, यहाँ पर ये डिफरेंट फैक्ट्रीज को स्टार्ट करते हैं आफ्टर द परमिशन फ्रॉम जहांगीर, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Next is, which of the following charter acts abolished the monopoly of the East India Company to trade with China? So कौन सा चार्टर एक्ट है जिसके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली था चीन के साथ व्यापार वह खत्म हो गया, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। सो इससे पहले चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आया था जिसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह परमिशन मिली कि वह केवल इंडिया में रूल करेंगे, लेकिन व्यापार वो केवल टी के लिए करेंगे, वो भी चाइना के साथ। देन नेक्स्ट जाकर चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इस मोनोपोली को एंड कर दिया जाता है, एंड चाइना के साथ जो व्यापार था वह भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से चला जाता है, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ऑब्जर्व्स इट्स फाउंडेशन डे ऑन विच इंडिया ऑब्जर्व्स इट्स रिपब्लिक डे? सो एक ऐसा देश जो अपना फाउंडेशन डे 26 जनवरी को बनाता है जब इंडिया सेलिब्रेट कर रहा होता है इट्स रिपब्लिक डे। So the answer is option number A, Australia. So Australia Day is the national day of Australia. 26 जनवरी को ये सेलिब्रेट करते हैं, एंड 26 जनवरी को इंडिया मनाता है द रिपब्लिक डे, राइट। Let's move to the next one. Who among the following introduced the first printing machine in India? सो इंडिया में प्रिंटिंग मशीन को किसने स्टार्ट किया था? द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, जो इंडिया में सबसे पहले यूरोपियन ट्रेडर आए थे, दैट इज द पुर्तगालीज। सो बेसिकली पोर्टुगीज ने स्टार्ट करा था द फर्स्ट प्रिंटिंग मशीन इन इंडिया, एंड 1556 में इन्होंने ये जो सेटअप है गोवा में किया था, सेंट पॉल कॉलेज में, एंड इस प्रकार एक की मूवमेंट रहा इंडियन प्रिंट मीडिया के लिए with the introduction of printing machine in India, right? Let's move to the next one. Next is, which combination correctly identifies the three presidencies into which the Portuguese Asian Empire was divided? So basically Portuguese Asian जो empire था इनका divide हो रखा था different territories में। कौन कौन सी three presidency है? Option given है, and the answer is option number A, Goa, Mozambique and Malacca. So basically थ्री इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंसीज रही पोर्टुगीज की एशियन एम्पायर की। गोवा को बेसिकली वायसराय रूल कर रहा था। अभी रिसेंटली हमने देखा कितने सारे वायसराय थे, अल्मीडा, एल्बुकुर्क, नीनो दी कुनहा एंड मेनी मोर पोर्टुगीज के जनरल रहे थे इंडिया में। जबकि जो मोजाम्बिक एंड मालक्का थे ये यहाँ पर सेपरेट गवर्नर्स थे। गोवा का रूल अलग था, मोजाम्बिक एंड मलक्का का रूल अलग था, राइट। सो इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को क्रिएट किया गया सो दैट बेटर कंट्रोल किया जा सके इंडियन ट्रेडिंग मार्केट में, एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को एनहांस किया जा सके एक वेल पोर्टुगीज एम्पायर को एस्टेब्लिश करने के लिए, right? Let's move to the next one. Who led the French forces during the siege of Madras? So siege of Madras का अपना importance है modern history में, किससे related है? So basically siege of Madras ये related है French versus ब्रिटिश, एंड इसी से रिलेटेड द कर्नाटिक वॉर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द आंसर इज कि सीज ऑफ मद्रास जब ये हुई थी तो फ्रेंच फोर्सेस को कौन लेड कर रहा था? सो दैट इज थॉमस आर्थर लेले। सो थॉमस आर्थर यह लेड कर रहे थे फ्रेंच फोर्सेस को ड्यूरिंग द सीज ऑफ मद्रास। सो बेसिकली हुआ क्या था सीज ऑफ मद्रास? सो इट्स अ पार्ट ऑफ द 7 ईयर वॉर। सो ऑस्ट्रिया के सक्सेशन के लिए
फ्रांस और जर्मनी आपस में लड़ रहे थे। फ्रांस और फिर जर्मनी को हेल्प करी थी ब्रिटेन ने, सो फ्रांस वर्सेस ब्रिटेन यह हो चुका था। एंड इसका इम्पैक्ट पड़ा था इंडिया में, सो एक यूरोपियन बैटल हो रहा था एंड उसका इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ा। एंड उसी से रिलेटेड सीज ऑफ मद्रास। सो इससे हिस्ट्री में 3 वॉर इंपॉर्टेंट है: द कार्नेटिक वॉर, द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, द सेकंड कार्नेटिक वॉर एंड द थर्ड कार्नेटिक वॉर, राइट। सो 7 ईयर वॉर्स रिलेटेड है कार्नेटिक वॉर से। तब हुआ क्या था, ब्रिटिश एंड फ्रेंच आपस में लड़ रहे थे इंडिया को कंट्रोल करने के लिए। एंड उस टाइम जो मद्रास था वो 2 टाउन में डिवाइडेड था: ब्लैक टाउन जिसमें बेसिकली इंडियंस रहते थे, नेटिव इंडियंस, एंड सेकंड था व्हाइट टाउन जो पॉपुलेटेड था बाय ब्रिटिश। यहाँ पे इन्होंने अपना एक फोर्ट बना रखा था, लेकिन जो फ्रेंच लीडर था थॉमस आर्थर लेले, वो ब्लैक टाउन को इन्वेड करता है, वहां पर कब्जा करता है एंड फिर जाकर व्हाइट टाउन को इन्वेड करता है। देन आगे जाकर ब्रिटिश फोर्सेस आती है, उन्हें हटाती है एंड आपस में पॉलिसी होकर सब जिसकी टेरिटरी जिसके पास है उनको दे दी जाती है। तो सीज ऑफ मद्रास बेसिकली 7 ईयर वॉर जो चल रहा था ऑस्ट्रिया के सक्सेशन के लिए। बेसिकली ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन कंट्री है एंड वहां पर बैटल ऑफ सक्सेशन चल रहा था कि राजगद्दी को कौन संभालेगा, और एट लास्ट कन्वर्ट हो गया था फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिश, और इसका इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ा था और उसी से रिलेटेड है सीज ऑफ मद्रास। ओवरऑल कर्नाटिक वॉर से यह रिलेटेड रहा। कार्नेटिक वॉर 1746 से स्टार्ट हुए थे इंडिया में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। एज पर द प्रोविजंस ऑफ ट्रीटी ऑफ Aix-la-Chapelle that ended the Battle of Madras, Madras was returned to the British in exchange for which among the following territories. So Battle of Madras ये अलग इम्पोर्टेंट रोल रखता है। सो बैटल ऑफ मद्रास इम्पोर्टेंट है बिकॉज बैटल ऑफ मद्रास से हाईलाइट में आए थे दी रॉबर्ट क्लाइव। जनरली जनरल थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, एंड रॉबर्ट क्लाइव हाईलाइट में आए थे बैटल ऑफ मद्रास। क्या स्टोरी रही थी, लेट्स डिस्कस। सो बेसिकली बैटल ऑफ मद्रास ये 1746 में हुआ था, जब फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिश तो चल ही रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑस्ट्रिया की सक्सेशन के लिए। यूरोपियन में जो वॉर चल रहा था कौन किसकी गद्दी को संभालेगा, उसका इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ा था और इसके लिए कार्नेटिक वॉर स्टार्ट हुआ था। जब पहला कार्नेटिक वॉर हुआ था 1746 से 1748 तक चला था, 2 साल तक के लिए, तब हुआ था द बैटल ऑफ मद्रास। सो इंडिया में फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिश करने के लिए फ्रेंच क्या करते हैं, सेंट जॉर्ज फोर्ट को कैप्चर करते हैं। फोर्ट जो सेंट जॉर्ज है इस पर जो रूल था ब्रिटिश का था। फिर यहाँ पे जाकर जब इसे फ्रेंच जो रूलर है वो कैप्चर कर लेते हैं और ब्रिटिश ट्रूप को सरेंडर करना पड़ता है, तो एज पर दी डेटा ब्रिटिश को फिर एक तहखाने में रख दिया जाता है, उन्हें पॉइजन दिया जाता है एंड उसी टाइम पर उस जेल से जो लॉर्ड क्लाइव थे वो एस्केप कर जाते हैं। और इस घटना के बारे में काफी बड़ा चढ़ा कर बताया जाता है बैटल ऑफ मद्रास के बारे में। बट एट लास्ट ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल से संधि होती है आपस में, जिसकी जो ट्रीटी है उन्हें टेरिटरी है उन्हें वह वापस दे दी जाती है। बट रॉबर्ट क्लाइव इससे हाईलाइट में आए थे एंड आगे जाकर रॉबर्ट क्लाइव कार्नेटिक वॉर्स को जीतते हैं एंड फ्रेंच टेरिटरी को खत्म करते हैं इंडिया में, राइट। सो बेसिकली आपको ध्यान रखना है जो ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल है जो बैटल ऑफ मद्रास के साथ एंड हुई थी। सो मद्रास को रिटर्न कर दिया गया था ब्रिटिश को, और इसके अमोंग कौन सी टेरिटरीज को दिया गया था, दैट इज लुइसबर्ग टेरिटरीज को मद्रास के बदले में दिया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। व्हेन डिड नीनो दी कुनहा ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम कोचिन टू गोवा? सो नीनो दी कुनहा एक्चुअली द पोर्तुगीज गवर्नर था एंड इन्होंने कोचीन से अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था गोवा में। एंड द ईयर इज 1530। सो 1530 में जनरली गोवा को कैपिटल बनाया गया। 1510 में तो गोवा को कैप्चर किया गया था, किसने किया था, अल्बुकुर्क ने किया था बीजापुर रूलर से। देन लास्ट 1530 में गोवा को कैपिटल बनाया जाता है। इससे पहले 1503 में जो कोचीन थी वो कैपिटल थी पोर्तुगीज इंडिया की, right? Let's move to the next one and consider the following statements. सो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट आपको गिवन है, आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा रॉन्ग है। फर्स्ट इज बॉम्बे वॉज गिवन एज ए डाउरी गिफ्ट बाय द पोर्तुगीज किंग जॉन फोर्थ टू चार्ल्स सेकेंड ऑफ इंग्लैंड। सो बॉम्बे
एज अ गिफ्ट मिला था इंग्लैंड को। एंड देन आगे जाकर इंग्लैंड के राजा उस गिफ्ट को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेंट पर दे देते हैं। ये स्टेटमेंट एकदम सही है, ठीक है। सेकंड इज कैथरीन ऑफ ब्रिगांजा वाज द डॉटर ऑफ जॉन फोर्थ ऑफ पोर्टुगल। सो कैथरीन ऑफ ब्रिगांजा पुर्तगाल के जॉन फोर्थ की डॉटर थी। यह स्टेटमेंट भी एकदम सही है। द ट्रांसफर ऑफ बॉम्बे हैपन इन द ईयर 1661। सो 1661 में ट्रांसफर हुआ था बॉम्बे का, और एट लास्ट ये किसके पास गया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। यह स्टेटमेंट भी एकदम ठीक है, राइट। सो ये तीनों स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट लास्ट इन तीनों स्टेटमेंट की वजह से जो बॉम्बे है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के अंडर आ गया था, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। When did the Dutch East India Company set up first factory in India? So Dutch East India Company कब आए थे इंडिया में? So पोर्टुगीज आ गए थे 1498 में वास्को डिगामा आया था। देन उसके बाद 1500 से इन्होंने अपना टेरिटरी स्टार्ट कर दिया इंडिया में। उसके बाद आते हैं दी डच। सो 15th यानी 16th सेंचुरी में पोर्तुगालीज आ जाते हैं। लगभग 100 साल 1500 से स्टार्ट होता है, 1600 तक पोर्तुगालीज अपने टॉप पॉइंट पे थे इंडिया में ट्रेडिंग के लिए एंड शासन के लिए। देन डचेस की एंट्री होती है। द अदर यूरोपियन पावर, बेसिकली डचेस ये नीदरलैंड से आए थे एंड पोर्तुगीज को इन्होंने काफी टफ कंपटीशन दिया था। 1605 में ये अपनी फर्स्ट फैक्ट्री इंडिया में स्टार्ट करते हैं। कहाँ पर? मसूलीपट्टनम। सो मसूलीपट्टनम यह इनकी फर्स्ट फैक्ट्री रही। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री सूरत रही थी, जबकि पुर्तगाल ने अपनी पहली कैपिटल कोचीन को बनाया था, देन गोवा को बनाया था, राइट। सो इस प्रकार ये थ्री मेजर पावर इंडिया में आती है: द पुर्तगालीज, द डच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सो इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। सो बेसिकली यूरोपियन पावर्स किस प्रकार इंडिया में आई थी, 14th क्वेश्चन के थ्रू हमने इसे कवर किया, राइट। एंड ऑल दीज क्वेश्चंस आर पार्ट ऑफ 40,000 एमसीक्यू सीरीज, जो कि जीके टुडे की एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। मोर क्वेश्चंस के लिए आप जीके टुडे के ऐप को कंसिडर कर सकते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड।